सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के कोशिका एक जो चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे आपके कक्षा का। इस चैप्टर में जो हम लोग मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनमें से देखिए आप बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला है कोशिका के बारे में एक छोटा सा परिचय आप लोग जानेंगे। कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की संरचना कैसी होती है, यानी कि इसके किस आकार की होती है, कितने प्रकार होते हैं और इनकी आकृति कैसी होती है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद कोशिकाओं के क्या क्या घटक हैं या ऑर्गेनेल्स उसमें कौन कौन से रहते हैं कोशिका के अंदर, ये जानेंगे। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है, और अंत में हम लोग जानेंगे कि जीन किसे कहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कोशिका के बारे में एक परिचय। बच्चों, आप अपने आसपास अनेक प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जानवरों को देखते होंगे। तो हम अगर इसकी तुलना करें, आप जैसे चित्र में देख रहे हैं कि ये एक बहुत विशाल पेड़ है और एक पौधा है जो गमले में लगा हुआ है। इन दोनों में कुछ न कुछ समानता है। तो क्या समानता है? पहली तो समानता ये है कि दोनों ही अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो चाहे ये बहुत बड़ा पेड़ है चाहे छोटा है, इनके अंदर क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और इसके द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। दूसरी जो विशेषता होती है कि दोनों ही प्रकार के पौधे में फल, फूल और पत्तियां होती है। तीसरी, दोनों में जड़ें होती है और उन जड़ों के द्वारा वो क्या करते हैं, जमीन से पानी का अवशोषण करते हैं। तो देखिए दोनों में ये समानता हुई। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मनुष्य या जानवर में क्या समानता है। यदि हम मनुष्य तथा जानवरों की तुलना करते हैं तो इन दोनों में भी समानता पाई जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इधर ये मनुष्य और इधर जानवर। तो जिस प्रकार अभी पौधे में आपने देखा कि दोनों में समानता थी, दोनों अपना भोजन खुद बना रहे थे, लेकिन इन यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों ही अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं और ये भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, पौधों पर निर्भर करते हैं। ये एक समानता। दूसरी समानता ये है कि दोनों में ही 4 लिंब है, यानी हमारे 2 हाथ 2 पैर और जानवर के भी 4 पैर होते हैं। भले ही मनुष्य अपने 2 जो लिंब है उसका उपयोग अलग रूप से करता है। ये एक समानता हुई। दूसरी समानता है कि दोनों ही अपने जैसे संतति को जन्म देते हैं, यानी कि मनुष्य में अपने ही जैसे बेबी को उत्पन्न करने की क्षमता होती है और जानवरों में भी होती है। ये एक समानता हुई। और दोनों ही दैनिक प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए अपने उनके अंदर जो है अलग अलग प्रकार के तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और भी बहुत तरह के होते हैं, उत्सर्जन तंत्र। तो ये इन दोनों में पाई जाती है। तो ये इन दोनों के बीच समानता हुई। आगे देखेंगे हम लोग कि हमने क्या देखा कि अब जानवर हो या मनुष्य, इन दोनों में ही कुछ न कुछ समानता है, पौधे में भी समानता है। तो ये समानता के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन जिम्मेदार होता है? तो बच्चों, इसके लिए एक संरचना रिस्पॉन्सिबल है जिसे हम कोशिका कहते हैं। चलिए इसको और थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं हम लोग। आप अपने विद्यालय में, जो आपका विद्यालय भवन है, चाहे आपके घर में जो मकान है या फिर आपके घरों में जो मकान जिसमें आप रहते हो, या फिर आप बड़े शहरों में जाओ तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो होते हैं उसे भी आपने देखा होगा। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि इन तीनों में क्या समानता है, तो निश्चित ही आपका उत्तर होगा कि ये तीनों ही एक ईंट से बना होता है। यानी कि चाहे आपके गांव का मकान हो या विद्यालय का भवन हो या फिर शहर के बड़े बड़े बिल्डिंग हो, इन तीनों की जो एक इकाई है वो है ईंट। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर की इकाई, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई या पौधे की सबसे छोटी इकाई या जानवरों की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है वो हमारे शरीर की या सजीवों की एक आधारभूत या मूलभूत संरचना है। अब देखते हैं कि कोशिका की खोज किनके द्वारा की गई थी। तो बच्चों, आप पहले ये देखो कि ये एक सूक्ष्मदर्शी है, जो जिसको हम पारंपरिक सूक्ष्मदर्शी कहेंगे, एंशिएंट माइक्रोस्कोप, और ये है मॉडर्न माइक्रोस्कोप। तो कोशिका की जो खोज हुई थी उससे पहले इस सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ
हुआ था, और तभी ये संभव हो पाया कि कोशिका के लिए जो एक कॉर्क, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली परत का अध्ययन किया था, तो इस पारंपरिक सूक्ष्मदर्शी के अंदर उन्होंने डाल करके उसका अध्ययन किया था। आप चित्र में देखो, ये रॉबर्ट हुक है, इन्होंने 1665 ईस्वी में कॉर्क की पतली परत ली थी। अब ये भी समझना जरूरी है कि कॉर्क क्या होता है। तो बच्चों, जो पेड़ की छाल होती है ना, उसे हम लोग बार्क कहते हैं, और उसको आप यूज में कैसे, कहाँ उपयोग में आता है, ये बॉटल की ढक्कन बनाने में के रूप में उपयोग में आता है। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इसी बोतल के ढक्कन को का एक पतला स्लाइस लिया और उस स्लाइस को उस एंसेंट जो पारंपरिक माइक्रोस्कोप था उसमें देखा, तो उन्होंने पाया कि बहुत सारी छोटी छोटी घरनुमा चैम्बर की तरह या कमरे की तरह का संरचना इन्होंने देखा। और यह संरचना कैसी थी, तो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, जो चैम्बर तरह से बना होता है, आपने देखा होगा अपने गांव में, कभी मधुमक्खी का छत्ता देखोगे तो वो उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, तो ऐसी संरचना उन्होंने देखा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो संरचना रॉबर्ट हुक ने देखा था, ये मृत कोशिका थी, ये जिंदा जीवित नहीं थी। तो इसी का नाम उन्होंने क्या दिया, सेल दिया या कोशिका दिया। ठीक है, ये सेल शब्द जो है लैटिन शब्द से एक सेलुलर नाम शब्द है, उससे आया है, जिसका अर्थ वही पे कमरा होता है। बाद में डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसे शैवाल और प्रोटोजोआ का अध्ययन किया, तो उसमें भी उन्होंने देखा कि सेल तो है, लेकिन वो सेल जीवित सेल थी। तो हमें क्या परिभाषा मिल गई सेल की? पहले जो परिभाषा रॉबर्ट हुक के द्वारा मिला था, उसमें परिभाषा था कि कोशिका जो है वो जीवन की आधारभूत संरचना तो है, लेकिन ल्यूवेनहॉक के बाद पर कोशिका की परिभाषा कैसे बदल गई? ये आधारभूत संरचना है प्लस संरचनात्मक है और क्रियात्मक है। तो हमें लास्ट में ये परिभाषा मिलती है कि हमारे कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक मूलभूत इकाई है। चलिए अब आगे देखते हैं कि कोशिका की अगर संरचनात्मक है तो इसकी संरचना कैसी होती है, किस आकार का होता है, कितने प्रकार का होता है और इसकी आकृति कैसी होती है। तो बच्चों, सजीवों में जो कोशिका होती है वो विभिन्न आकार की होती है, बहुत छोटी से छोटी और बहुत बड़ी से बड़ी। माइकोप्लाज्मा नामक एक जीवाणु है, उस जीवाणु में उस जो जीवाणु है उसमें जो कोशिका है उसकी जो साइज है वो 0.1 माइक्रोन है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी कोशिका भी होती है जिसको हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच के अंडे को एक सेल कंसीडर किया जाता है, और वो सेल का जो डायमीटर होता है वो 17 सेंटीमीटर का होता है। आप सोचोगे कितना बड़ा एक सेल है वो। ठीक उसी प्रकार से अगर हम मनुष्य में देखें तो मनुष्य के शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होती है वो करीब 1 मीटर लंबी होती है। तो आपने देखा कि ये इनकी आकार जो है कहाँ से 0.1 माइक्रोन से लेकर के 1 मीटर तक है। कोशिका की आकृति की अगर हम बात करें तो ये कोशिकाएं अनेक आकृति की होती है। ये गोलाकार हो सकती है, बहुभुज हो सकती है, अंडाकार हो सकती है और अनियमित आकार की भी होती है। मैंने 2-3 ही चर्चा की है, लेकिन इनकी आकार और भी बहुत सारे आकार में भी रहती है। अगर हम कोशिका तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है हमारे शरीर के विभिन्न भागों से सूचना को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है। तो ये हमारे शरीर की इसीलिए सबसे लंबी कोशिका है। और ये हमारे जो ये स्पिंडल सेल देखिए, मसल सेल जो होते हैं जो हमारे मांसपेशियों में पाया जाता है, इसकी आकार स्पिंडल आकार की होती है। दोनों किनारों पर ये नैरो होता है, पतला होता है और बीच में थोड़ा फूला हुआ संरचना होता है, इसको हम स्पिंडल आकार कहते हैं। इसी तरह लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो इस तरह की होती है, डिस्क आकार की होती है। और ये तंत्रिका कोशिका है, यानी कि कोशिका की जो आकार होती है वो कार्य पर, वो कोशिका कौन सा कार्य कर रही है उस पर निर्भर करता है। कोशिका की संख्या विभिन्न जीवों में अलग अलग होता है। आपने पढ़ा है कि अमीबा इतना सूक्ष्म जीव है, वो उसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है और एक कोशिका ही जीवन की सारी क्रियाओं को संपादित करने के लिए सक्षम होता है। लेकिन
मनुष्य या और दूसरे जीव जो है बहुकोशिकीय होते हैं और अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है। अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो उनमें जो अंग हैं, जैसे पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, हम मुंह से शुरू करते हैं। पाचन तंत्र मुंह है, ग्रसनी है, स्टमक है या आमाशय है, छोटी आंत। तो इनकी जो कोशिकाएं होंगी सबकी आकृति अलग अलग होंगी क्योंकि सबका काम अलग अलग होता है। एक ही प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं जिसकी संरचना और कार्य एक जैसी होती है, ये मिलकर के उत्तक बनाते हैं। और विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर के, जैसा कि आप इस चार्ट में देखो, विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर के अंग तंत्र का, और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो एक जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोशिका का किस तरह से कोशिकाएं मिलकर के उत्तक मिलकर के अंग मिलकर अंग तंत्र और अंग तंत्र मिलकर के एक संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कोशिका में क्या क्या घटक यानी क्या क्या ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, क्या क्या संरचना कोशिका के अंदर होती है। तो कोशिका के आंतरिक संरचना में भिन्नता हो सकती है। पौधे की कोशिकाएं जंतु की कोशिका से अलग होंगी और जानवरों की कोशिकाएं इन दोनों से कुछ अलग भी हो सकती है। लेकिन सबों में जो कोशिका के मुख्य 3 घटक हैं वो आवश्यक रूप से रहते हैं। वो 3 घटक क्या क्या हैं? कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य एवं केंद्रक। ये तीनों सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग एक चित्र में। ये जो है कोशिका का एक चित्र है जिसमें आप देखिए ये जो बाहरी आवरण है इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहेंगे। ये न्यूक्लियस है बीच वाला भाग, और ये जो लाइट ग्रीन कलर का जो एक लिक्विड पदार्थ इसके अंदर है इसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे कि इसके जो और मुख्य क्या क्या घटक है, इस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।